2009 में बीजेपी के पास 93 में से 47 सीटें हुआ करती थी, जो कि 2014 में बढ़कर 67 हुई और 2019 में बढ़कर 72 पर पहुंच गई। जबकि कांग्रेस के पास इन 93 सीटों में से 2009 में 27 सीट होती थी, नरेंद्र मोदी का चेहरा आया तो घटकर 9 रह गई और 2019 में घटकर 4 हो। अगर इन सीटों पर कांग्रेस की गिरावट का यही पैटर्न रहा तो 4 सीटें भी कांग्रेस के लिए बचाना मुश्किल हो जाएगा। अगर तीसरे चरण की 93 सीटों पर पिछले 3 चुनाव का वोट शेयर देखें तो भी बीजेपी काफी मजबूत नजर आती है। इन्हीं 93 सीटों पर अगर आप 93 सीट पर वोट शेयर दिखाऊं, वोट शेयर क्या कहता है भैया, उससे भी बहुत कुछ पता चलता है। तो वोट शेयर अगर आप देखिएगा 2009 का, अगर आप देखिएगा 2009 में बीजेपी का वोट शेयर आपको बता रहा हूं, ये बीजेपी का वोट शेयर 32.46% था। 2014 में जब नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया तो ये 32 से 11% बढ़कर सीधा 43.09% पे पहुंच गया। और जब 2019 में 5 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी, उसके बावजूद ये 3% और बढ़कर 46.91%, मतलब ऑलमोस्ट 47% पे पहुंच गया। ये बीजेपी ने गेन किया। और कांग्रेस का क्या हाल रहा भाई, कांग्रेस का भी आपको हाल दिखाता हूं। कांग्रेस 2009 में इन 93 सीटों पर करीब 34% वोट पाती थी, 33.63%। 2014 में आप देखिए कांग्रेस जो है वो घटकर 27% के आसपास आ गई और 2019 में कांग्रेस घटकर करीब 25% पर आ गई। तो कांग्रेस लगातार गिर रही है और बीजेपी लगातार इन 93 सीटों पर बढ़ रही थी। और अभी भी लोग डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो किस तरफ जा रही हैं चीजें वो अंदाजा लगता है। बीजेपी किस तरह से तीसरे चरण की सीटों पर मजबूत है उसका अंदाजा इसी बात से लगाइए कि ऐसी बहुत सीटें हैं जिन्हें 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार से बीजेपी जीत रही है। आपको आंकड़े बताता हूं। तीसरा चरण 93 सीटों का है जिसमें लगातार 3 बार जो सीटें बीजेपी ने जीती हैं उनकी संख्या 42 है। ऐसी सीटें कांग्रेस के खाते में 1, सपा के खाते में 1 और एनसीपी के खाते में 2 रही। यानी 42 सीटें, 93 में से 42 सीटें बीजेपी 3 बार से जीत रही है। बीजेपी का सबसे बड़ा गढ़ तो गुजरात है। गुजरात की सभी 26 सीटों पर आज वोट पड़ गए। गुजरात में बीजेपी के लिए कोई चैलेंज ही नहीं है। वहां पर 1998 से बीजेपी की सरकार है। 2022 के विधानसभा चुनाव में गुजरात में बीजेपी ने इतनी सीटें जीत ली थी जो गुजरात के इतिहास में किसी पार्टी ने नहीं जीती। यानी गुजरात में एक तरफा मामला बताया जा रहा है। आज गुजरात में बड़े बड़े लोगों ने वोटिंग की। अमित शाह ने भी अपने परिवार के साथ वोट डाला। यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अहमदाबाद में वोटिंग की। क्रिकेटर रविंद्र जडेजा पहुंचे थे अपनी पत्नी के साथ वोट डालने के लिए। बीजेपी विधायक रेबाबा ने भी अपना वोट डाला। उद्योगपति गौतम अडानी ने भी अहमदाबाद में वोटिंग की है। गौतम अडानी ने भी अपने परिवार के साथ वोटिंग आज करते हुए वो नजर आए। गुजरात में लोकसभा की 26 सीटें हैं और 2 चुनाव से लगातार सभी सीटें यहां पर बीजेपी जीत रही है। इससे पहले भी गुजरात में ज्यादातर सीटें बीजेपी ही जीतती थी, लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा रहा तो क्लीन स्वीप होता रहा। क्योंकि अगर आप देखेंगे गुजरात की 26 सीटों में 2009 में 15 बीजेपी जीती, लेकिन 14 और 19 में 26 की 26 सीटें बीजेपी के खाते में आ गई। जब इस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लहर हो तो विपक्षी भी घबरा जाते हैं कि बॉस कुछ सीटें मिलेंगी या कुछ भी नहीं मिलेगा। क्योंकि 2014 और 19 की लहर में विपक्ष का इतना बुरा हाल हो गया था कि विपक्ष के बड़े बड़े नेता अपना गढ़ नहीं बचा पाए। तीसरे चरण में भी विपक्ष के बड़े गढ़ दांव पर है। इनमें खास तौर पर यूपी में अखिलेश यादव और उनके परिवार का गढ़ शामिल है, क्योंकि तीसरे चरण में उन्हीं के इलाके में वोटिंग हुई है। अखिलेश यादव ने तो तीसरे चरण में पूरी ताकत लगा दी। आज अखिलेश यादव ने भी अपना वोट डाला। उनकी पत्नी डिंपल यादव ने भी वोट कास्ट किया। दोनों ने सैफई में मताधिकार का प्रयोग किया। तीसरे चरण में अखिलेश के परिवार के 3 लोगों की सीटें थीं। इनमें मैनपुरी से डिंपल यादव थी, अखिलेश यादव की पत्नी है। बदायूं से आदित्य यादव थे जो शिवपाल यादव के बेटे हैं, और फिरोजाबाद से अक्षय यादव जो रामगोपाल यादव के बेटे हैं। इन तीनों के लिए आज वोट पड़े। तीसरे चरण की वोटिंग में यूपी में कुछ बवाल भी हुआ। जैसे यूपी में कुछ सीटों पर समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया कि मुस्लिम वोटर्स को वोट डालने से रोका जा रहा है। समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया कि आगरा कैंट में बूथ नंबर 319 पर पुलिस मुस्लिम मतदाताओं को धमकाकर वोट डालने से रोक रही है। इसी तरह से समाजवादी पार्टी ने आंवला में भी वोटिंग में गड़बड़ी का आरोप लगा दिया। समाजवादी पार्टी ने लिखा कि आंवला के फरीदपुर में बूथ नंबर 195 पर मुस्लिम मतदाताओं को पुलिस परेशान कर रही है। समाजवादी पार्टी आरोप तो लगा रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी के ही नेता भी हंगामा कर रहे हैं। आप संभल की तस्वीर देखिए।
संभल में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जियाउर रहमान और पुलिस में काफी देर तीखी कहासुनी हुई। समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट जियाउर रहमान की गाड़ी में 4 लोग सवार थे और वो वोटिंग का जायजा ले रहे थे। इस बात को लेकर पुलिस ने आपत्ति दर्ज कराई। पुलिस का कहना था कि बिना अनुमति ये सभी लोग बूथ पर घूम रहे। काफी देर तक हंगामे का माहौल बना रहा। संभल में मतदान शांति के साथ हो गया हो और फर्जी वोटिंग न होने पाए, इसको लेकर पुलिस भी सख्त दिखी। पुलिस अधिकारियों ने लोगों को बुलाकर समझाया भी कि जिनका वोट है वो बिना डरे वोट डालें, लेकिन अगर किसी ने फर्जी वोटिंग करने की कोशिश की तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सुनिए एक बार। 7 तारीख का मतदान है, तो आप अपना वोट डालें। उसके लिए हम तुम्हें नहीं कह रहे, पर ये फर्जी जो तुमने किया, जो और फर्जी डालना चाह रहे हैं, जो कुछ पहले दिन से आके यहाँ रुक जाते हैं वोट डालेंगे, तो उन्हें बता देना अब इस बार सख्त कार्रवाई होगी। कोई भी ऐसे नहीं छूटेगा, कोई वोट डाल देगा फर्जी। समझ आई बात? मुस्लिम वोटर्स को लेकर इतना बवाल और हंगामा इसलिए हुआ क्योंकि तीसरे चरण की कई सीटों पर मुस्लिम वोटर्स का बड़ा प्रभाव है। जैसे जिस संभल की बात कर रहा हूं, वहां करीब 9 लाख मुस्लिम वोटर्स हैं। बदायूं में 3.5 लाख मुस्लिम वोटर्स हैं। आंवला में करीब 3.5 लाख। आगरा में मुस्लिम वोटर्स 2.25 लाख के करीब है। बरेली में 6,65,000। फतेहपुर सीकरी में 1 लाख से ज्यादा मुस्लिम वोटर्स हैं। लेकिन असली बवाल और असली हंगामा तो बंगाल में हुआ बॉस। तीसरे चरण में बंगाल में भी वोटिंग हो रही थी। इसमें मालदा में तो मतदान को प्रभावित करने के लिए बमबाजी तक हो गई। मालदा के रतुआ इलाके में एक पोलिंग स्टेशन के पास बम फेंका गया। देखिए, बंगाल अलग लेवल पे है भाई, बम चल जाता है वहां। स्थानीय लोगों का कहना है कि 2 लोग बाइक से आए और बम फेंककर फरार हो गए। आरोप है कि मतदाताओं को डराने के लिए बम फेंका गया। हालांकि बमबाजी से किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। जरा तस्वीर दिखाइए। इसी तरह से बंगाल के मुर्शिदाबाद में भी वोटिंग के दौरान जमकर हंगामा हुआ। मुर्शिदाबाद में कांग्रेस ने टीएमसी पर बमबारी करने का आरोप लगाया। कांग्रेस का आरोप है, जो इंडिया अलायंस में टीएमसी के साथ, कांग्रेस का आरोप है कि मतदाताओं को डराने के लिए तृणमूल कांग्रेस समर्थित लोगों ने कांग्रेस के क्षेत्रीय अध्यक्ष के घर पर बमबारी की। बंगाल के मुर्शिदाबाद में मतदान के दौरान कई बार बवाल देखने को मिला। मुर्शिदाबाद से चुनाव लड़ रहे सीपीएम प्रत्याशी मोहम्मद सलीम ने आरोप लगाया कि पोलिंग बूथ के अंदर टीएमसी के 3 एजेंट मौजूद थे। लेफ्ट कैंडिडेट मोहम्मद सलीम के पोलिंग एजेंट को मारपीट के बाहर निकाल दिया गया। इस दौरान वहां जमकर हंगामा हुआ। ये लोग गठबंधन में भाई, इंडिया अलायंस वाले एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। नियमों के अनुसार पोलिंग बूथ पर एक कैंडिडेट का एक ही एजेंट रह सकता है। लेफ्ट का आरोप है कि टीएमसी मतदान में धांधली कर रही है। मुर्शिदाबाद से ये रिपोर्ट फिर आपको दिखाता हूं, फिर आपको बताऊंगा कि कहां बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता भिड़ गए। मुर्शिदाबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी का इस्लामपुर इलाका और पोलिंग स्टेशन 36, यहाँ पर जो लेफ्ट के कैंडिडेट है, सीपीएम कैंडिडेट मोहम्मद सलीम की ओर से आरोप लगाया गया कि उनके पार्टी के जो एजेंट को यहाँ से निकाल दिया गया था और तृणमूल कांग्रेस ने जो है यहाँ पर 3 डमी कैंडिडेट जो एजेंट है उनको रख दिया। यहाँ आरोप लगाया जा रहा है कि उनके यही कैंडिडेट को या ये जो एजेंट है, पोलिंग एजेंट को इस पोलिंग स्टेशन से निकाल दिया गया जबरन। और अभी देखिए यहाँ पर बातचीत हो रही है। खुद मोहम्मद सलीम जो कैंडिडेट है यहाँ पर पहुंचे हैं। वो जो पोलिंग एजेंट है उनको यहाँ पर निकाला जा रहा है। देखिए, खुद कैंडिडेट मोहम्मद सलीम उनको निकाल रहे हैं। दादा, क्या यही वो तृणमूल के एजेंट है? काफी टेंशन है। देखिए आप, पुलिस किस तरह से उस पोलिंग एजेंट को लेकर जा रही है यहाँ से। इन पर आरोप है कि इन्होंने सीपीएम के पोलिंग एजेंट का परिचय पत्र लेकर जो है वो यहाँ पर बैठे रहे। उनके पोलिंग एजेंट को यहाँ से निकाल दिया गया। यानी इंडिया अलायंस वाले एक दूसरे के ही कपड़े फाड़ रहे। उधर मुर्शिदाबाद में बीजेपी और टीएमसी के बीच भी जमकर बवाल हुआ। मुर्शिदाबाद से बीजेपी कैंडिडेट धनंजय घोष ने आरोप लगा दिया कि टीएमसी के बूथ प्रेसिडेंट मतदाताओं को धमका रहे हैं, जिसके बाद बीजेपी कैंडिडेट और टीएमसी बूथ प्रेसिडेंट के बीच जमकर कहासुनी हुई। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी के बूथ प्रेसिडेंट मतदाताओं का वीडियो बना रहे थे और बाकायदा धमका रहे थे। सुनिए बीजेपी कैंडिडेट के आरोप को, फिर बताता हूं कि बंगाल में किन सीटों पर मतदान हुआ और जनता क्या बोल रही है, किस मुद्दे पर बंगाल में वोटिंग हुई है, पब्लिक के बारे में भी बताऊंगा। भाजपा हम प्रत्याशी हूं, उसको टीएमसी ब्लॉक सभापति डायरेक्ट हेट कर रहा है। बूथ एजेंट, पोलिंग एजेंट का जगह में, जो वोट केंद्र हो उस जगह में
आप सोच सकते हैं एक प्रत्याशी को जैसे ऐसा व्यवहार कर सकता है तो जनगण का क्या कर सकते हैं। बंगाल में आज 4 सीटों पर वोटिंग हुई है। इन चारों सीटों में मालदा उत्तर शामिल है, जो 2019 में बीजेपी ने जीती थी, और मौजूदा सांसद खगेन मुर्मू, इन्हें फिर से यहां पर टिकट दिया गया। इसमें मालदा दक्षिण है, यह कांग्रेस ने जीती थी 2019 में। बीजेपी की श्रीरूपा मित्रा चौधरी को 8000 वोट से हराया था। श्रीरूपा चौधरी को बीजेपी ने फिर से टिकट दिया है। जंगीपुर शामिल है, जो 2019 में टीएमसी ने जीती थी, और मुर्शिदाबाद सीट है जो 2019 में टीएमसी ने जीती थी। यानी इन 4 सीटों में एक बीजेपी, एक कांग्रेस और 2 सीट टीएमसी के खाते में गई थी। इस बार मुर्शिदाबाद में जनता ने किन मुद्दों के आधार पर वोट डाला है, जनता क्या सोच रही है, कैमरे पर क्या बता रही है, देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। हम लोग का मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, उसको देना पड़ेगा ना। जो हम लोग काम करने से करके कमाता है, पेंटर का कलर का काम करता है, ठीक है। तो अच्छा, मैंने अभी 500 रुपये देता है, 600-700 होगा तो मेरा अच्छा लगेगा। वही तो इनकम बढ़ना चाहिए। हाँ, हम लोग इधर जैसा चल रहा है वैसा ही चल रहा है। उसने मैंने वो डाल के ही वोट दिया है। क्या का होना चाहिए, हम लोग ग्राम उन्नयन चाहिए और क्या चाहिए, वो हम लोग अच्छा रहेगा, यही सब चाहिए और कुछ नहीं। तो ग्राम उन्नयन में क्या क्या सोचते हैं कि सड़कें, पानी, जो व्यवस्था है वो सब होना चाहिए। सब कुछ जरूरत है ना, सड़क, पानी, सब कुछ जरूरत है। 7 विधानसभा, 7 विधानसभा मिलके एक लोकसभा होता है, तो दो एक विधानसभा में बीजेपी को लीड मिल सकती है, लेकिन और जो 6 विधानसभा है उसमें तृणमूल एंड लेफ्ट कंटेस्ट करेगी। यानी मोटे तौर पर मुर्शिदाबाद में तो लग रहा है कि तृणमूल का पलड़ा भारी हो सकता है। तीसरे चरण में कई हॉट सीट हैं और कई बड़े नाम हैं जिनकी सीटों पर आज मतदान हुआ है। इनमें गांधीनगर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सीट, पोरबंदर से स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की सीट, गुना से उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की सीट, और रत्नागिरी सिंधुदुर्ग से एमएसएमई मंत्री नारायण राणे, आगरा से स्वास्थ्य राज्य मंत्री एसपी बघेल, उत्तर गोवा से पर्यटन राज्य मंत्री श्रीपद नाइक, धारवाड़ से संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी भी, उनकी किस्मत का फैसला आज ईवीएम में बंद हो गया। ये 7 केंद्रीय मंत्री तीसरे चरण में चुनाव मैदान में। इनके अलावा 4 पूर्व मुख्यमंत्री भी तीसरे चरण में चुनाव लड़ रहे हैं। इनमें मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान, जो विदिशा से चुनाव लड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, राजगढ़ से आज उनके लिए वोटिंग हुई है। कर्नाटक के पूर्व सीएम बसवराज बोम्मई, हावेरी से, उनके लिए आज वोट पड़ गया है। और कर्नाटक के पूर्व सीएम जगदीश शेट्टार बेलगाम से चुनावी मैदान में थे। यानी बहुत बड़े बड़े नाम जिनके लिए आज वोटिंग हुई है। लेकिन जिस सीट पर पूरे देश की नजर है वो सीट है महाराष्ट्र की बारामती सीट। यह सीट इसलिए हॉट सीट है क्योंकि यहां से शरद पवार की बेटी और अजीत पवार की पत्नी की टक्कर हुई है। यह सीट एनसीपी का गढ़ है। इस सीट पर शरद पवार का परिवार आमने सामने है। शरद पवार ने यहां से बेटी और मौजूदा सांसद सुप्रिया सुले को उतारा। सुप्रिया को टक्कर देने के लिए अजीत पवार ने अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार को टिकट दे दिया है। इसलिए सीट की बहुत चर्चा हो रही है। बारामती में सुप्रिया सुले ने अपने पिता शरद पवार के साथ वोट डाला, लेकिन वोटिंग के बाद सुप्रिया सुले अचानक अजीत पवार के घर पहुंच गई तो सब चौंक गए। जब सुप्रिया सुले से इस पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि वो अपने अंकल आंटी से मिलने आई हैं। सुप्रिया सुले ने कहा कि राजनीति अपनी जगह है, परिवार अपनी जगह। बारामती सीट से यह तय हो जाएगा कि शरद पवार की राजनीति का आगे क्या होगा, क्योंकि यहां पर वो अजीत पवार से हारे तो शरद पवार के लिए सब कुछ खत्म होने जैसा होगा, क्योंकि शरद पवार खुद बारामती से 5 बार सांसद रहे। 2009 में शरद पवार ने यह सीट अपनी बेटी को दे दी। पवार की बेटी सुप्रिया यहां से 3 बार से सांसद हैं। सुप्रिया सुले 2009, 2014, 2019 से यहां से जीती हैं, लेकिन इस बार पवार परिवार आमने सामने। इसलिए सुप्रिया सुले के लिए यह सीट निकालना आसान नहीं है, क्योंकि अजीत पवार का भी बारामती से गहरा कनेक्शन है। बारामती विधानसभा से अजीत पवार 7 बार के विधायक हैं। तो यह जबरदस्त लड़ाई है चाची और भतीजी के बीच में। एक हॉट सीट मध्य प्रदेश की गुना भी है, जो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का गढ़। गुना की सीट पर पिछली बार ज्योतिरादित्य सिंधिया हार गए थे तब, लेकिन वो कांग्रेस में थे। बाद में सिंधिया बीजेपी में आ गए और मध्य प्रदेश में जिस तरह से बंपर सीटों के साथ बीजेपी विधानसभा चुनाव जीती है, उससे सिंधिया के लिए ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश में बीजेपी के लिए राह आसान बताई जा रही है। तीसरे चरण में मतदान कितना हुआ अब यह भी आपको बता देता हूं। शाम 7 बजे तक
जो वोटिंग प्रतिशत के बारे में पता चल रहा है, शाम 7 बजे 7 PM जो वोटिंग प्रतिशत है 62% वोट शाम 7 बजे तक पड़ने की खबर आ रही है कि 62% वोटिंग हुई है। यह आंकड़ा अभी और बढ़ेगा क्योंकि कई जगहों पर अभी भी वोटिंग चल रही है। वोटिंग शाम 6 बजे तक होती है, यानी शाम 6 बजे तक आप लाइन में लग गए तो ठीक है, उसके बाद मौका नहीं मिलता। जो लोग लाइन में लगे हुए हैं वो अभी भी वोट डाल रहे हैं, इसलिए यह 62% से आंकड़ा अभी आगे जाएगा। तीसरा चरण इसलिए भी बहुत अहम है क्योंकि इस चरण को मिलाकर अब तक 283 सीट पर वोट डाले जा चुके हैं, जबकि लोकसभा में बहुमत का आंकड़ा 272 सीट का है। शुरुआती 2 चरण को लेकर बीजेपी का यह दावा है कि उसे 100 से ज्यादा सीटें मिल रही हैं और अगर इस चरण में बीजेपी अपने पिछले प्रदर्शन को दोहराती है तो उसकी करीब 170 सीटें मानिए कि लॉक हो चुकी। वहीं इंडी गठबंधन का दावा है कि 3 चरणों की वोटिंग में वो बीजेपी से आगे चल रही है। विपक्ष का एक तर्क कम वोटिंग को लेकर भी है, जिसे लेकर अब तक यही नैरेटिव फैलाया गया कि मोदी के वोटर शायद उदास हैं, निराश हैं, इसलिए वो वोट डालने नहीं निकले। लेकिन विपक्ष का यह नैरेटिव भी कमजोर पड़ता दिख रहा है, क्योंकि आप देखिए पहले और दूसरे चरण को लेकर यह कहा गया कि वोट प्रतिशत काफी कम हो गया है, लेकिन चुनाव आयोग का जो फाइनल आंकड़ा आया, पहले फेज में 3% के आसपास और दूसरे फेज में 2.5% हुई कम वोटिंग। अब एसबीआई की रिसर्च के मुताबिक 2019 के मुकाबले तो 2024 में ज्यादा वोट पड़े। एसबीआई ने कम वोटिंग की बात को खारिज किया है। एसबीआई के रिसर्च के मुताबिक जो डेटा निकला है उससे यह पता चलता है कि 2 चरणों को मिलाकर 2024 में करीब 20 करोड़ 70 लाख वोट पड़े हैं, जबकि 2019 में करीब 20 करोड़ 60 लाख वोट पड़े थे। एसबीआई के मुताबिक 2019 के मुकाबले 8,70,000 वोट से ज्यादा पड़े हैं, यानी एसबीआई के मुताबिक ओवरऑल बढ़त 0.4% की। एसबीआई के मुताबिक कितने वोट पड़े ये वोटिंग प्रतिशत से नहीं बल्कि कितने लोगों ने वोट डाला उनकी सही संख्या से पता चलता है। रिसर्च के मुताबिक 2 चरणों में जिन सीटों पर वोटिंग हुई है उसमें से 60% सीटों पर या तो मतदान बढ़ा है या फिर पिछली बार जैसा ही रहा है। एसबीआई की रिसर्च के मुताबिक अब तक की वोटिंग में महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा वोटिंग की है, जो 8,70,000 वोट हैं, उसमें 5,70,000 महिला वोटर थी और 3 लाख पुरुष वोटर। अब आप कहेंगे ये कैसे संभव है भाई? एसबीआई ये कह रहा है कि मान लीजिए पिछली बार 10 लोग वोट कर रहे थे, मतलब 10 वोटर थे और उनमें से 60% 70% वोट डालने आए, तो 7 लोग वोट डालने आए। लेकिन इस बार अगर मान के चलिए कि 20 लोग हैं जो मतदाता सूची में जुड़ गए हैं, नया वोटर जुड़ता है ना भाई, तो टोटल वोटर अगर 20 है और उसका 60% अगर वोट डालने आया है तो भैया इसका मतलब कि 12 लोग वोट डालने आए। तो वही एसबीआई कह रहा है कि वोटिंग प्रतिशत से नहीं, कितने ज्यादा वोटर वोट डालने आए हैं यह भी आपको देखना होगा। तीसरे चरण की वीआईपी सीटों पर दिन भर क्या माहौल रहा, क्या मुद्दा रहा, क्लोज फाइट वाली सीटें कौन सी रही, हमारे रिपोर्टर दिन भर ग्राउंड पर घूमते रहे। अब उनसे भी सीधे बात करते हैं। यूपी की बदायूं सीट से पुलकित नागर हमारे साथ हैं, संभल सीट से अभिषेक राज हमारे साथ हैं, गांधीनगर सीट से हितेन हमारे सहयोगी, भोपाल से मकरंद काले और बंगाल की मुर्शिदाबाद सीट से पूजा मेहता हमारे साथ जुड़ रही हैं। सबसे पहले गुजरात चलते हैं। गांधीनगर सीट की वोटिंग को आज दिन भर हमारे सहयोगी हितेन ने कवर किया। हितेन, जरा ग्राउंड पर क्या माहौल था, जनता किन मुद्दों पर वोट डाल रही थी, बताइए। बिल्कुल, देखिए गांधीनगर की अगर हम बात करें तो 2019 में जब गांधीनगर में मतदान हुआ था तो कुल मतदान 65% से अधिक था। वही अब तक गुजरात में 25 सीट पर जो मतदान हुआ है उसका फाइनल फिगर आया नहीं है। सीईओ का कहना है कि करीब रात 12 बज जाएंगे गुजरात की 25 सीटों पर मतदान का फाइनल आंकड़ा आते आते। लेकिन 5 बजे तक की बात करें तो गृह मंत्री अमित शाह की लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में लगभग 55.65% मतदान हुआ है, जो पिछले मुकाबले के बराबर अगर हम देखें तो करीब 10% वोट जो है इस बार काफी कम हुआ है। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह के लिए आज दिन भर लोग भर कर वोट देने के लिए निकले हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पहुंचे थे गृह मंत्री अमित शाह, और वो तस्वीरें भी हमने देखी। हितेन, मैं आपके पास लौटता हूं, लेकिन उसके पहले एक बार चलते हैं पुलकित नागर के पास, जो यूपी की बदायूं सीट पर आज दिन भर वोटिंग पैटर्न क्या रहा, लोग क्या कह रहे हैं, इसको कवर कर रहे थे। और ये बदायूं सीट समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाती है। पुलकित, जरा आप बताइए, बदायूं सीट पर जो आपने दिन भर देखा उसका निचोड़ क्या है, क्या लग रहा है वहां? देखिए, बदायूं को समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता रहा है और उसकी वजह भी यही है कि यहाँ एम वाई समीकरण बहुत ज्यादा चलता था।
लेकिन 2019 में बीजेपी यहां से चुनाव जीत पाई और संघमित्रा मौर्य यहां से सांसद बनी, जो स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी हैं। लेकिन इस बार बीजेपी ने टिकट बदल दिया और जब टिकट बदला तो वो तस्वीरें सबने देखी कि जब योगी आदित्यनाथ मंच पर थे तो संघमित्रा मौर्य पीछे रोती हुई नजर आई थी। जहां बीजेपी ने टिकट बदला वहीं समाजवादी पार्टी ने भी टिकट बदला। पहले धर्मेंद्र यादव यहां से सांसद हुआ करते थे 2019 से पहले, उसके बाद अब धर्मेंद्र यादव का टिकट काटकर ये चर्चा चली कि कहीं ना कहीं शिवपाल यादव को ये टिकट मिल रहा है, नाम का अनाउंस भी किया गया और उसके बाद में आदित्य यादव को ये टिकट दे दिया गया। तो बीजेपी टक्कर में है, समाजवादी पार्टी की साख दांव पर लगी हुई है क्योंकि उनका एक वक्त में गढ़ हुआ करता था। वोटिंग प्रतिशत कम हुआ है, करीब 4% वोट कम हुआ है, 54% के करीब वोट प्रतिशत रहा है शाम 6 बजे तक का। और समाजवादी पार्टी लगातार पूरे दिन ट्विटर के माध्यम से ये शिकायत करती रही कि जगह जगह वोटिंग को रोका जा रहा है, स्लो किया जा रहा है। ये शिकायत समाजवादी पार्टी आज पूरे दिन करती रही। उसका बाद में असर भी ये दिखाई दिया कि वोटिंग प्रतिशत कम हुआ। जो यानी आप कह रहे हैं कि यहां पर फाइट जो है वो देखने को मिलेगी, ये हम मानकर चल सकते हैं। मुर्शिदाबाद से पूजा मेहता हमारे साथ हैं। पूजा, आज बंगाल में बड़ा बवाल बमबाजी सब कुछ हुआ है, वहां से आपके पास क्या रिपोर्ट है, क्या लग रहा है वहां पर जो 4 सीटें थी वहां क्या माहौल है? पश्चिम बंगाल की 4 सीटों पर आज तीसरे चरण में मतदान किया गया। आपको बता दें ये 4 सीटें हैं जंगीपुर, मुर्शिदाबाद, मालदा उत्तर और मालदा दक्षिण। और हमने जो आंकड़े देखे हैं, जो दिए गए हैं इलेक्शन कमीशन की ओर से, उससे कहा जा रहा है कि एवरेज वोटिंग 5 बजे तक हुई है 73%। लेकिन अगर एक सीट है जहां पर बम्पर वोटिंग हुई है वो है मुर्शिदाबाद और हम मुर्शिदाबाद में फिलहाल मौजूद हैं। सुबह से हमने देखा किस तरह से छुटपुट हिंसा की खबरें सामने आती रही। यहां पर जो सीपीएम के कैंडिडेट है मोहम्मद सलीम, जिनको कांग्रेस का समर्थन मिला है, इंडी अलायंस के तहत जो है उनका गठबंधन हुआ है, वो अलग अलग जगह पर पहुंचे थे जहां पर उन्होंने आइडेंटिफाई, वो भी हमने तस्वीरें दिखाई कि वहां क्या हुआ था। मकरंद काले के पास एक बार जल्दी से चलते हैं। मकरंद, भोपाल का हाल बताइए जरा। यूं तो भोपाल बीजेपी के लिए सुरक्षित सीट मानी जाती है, लेकिन मुकाबला फिर भी कांग्रेस और बीजेपी के बीच रहा है। पहले से भी यहां पर कांग्रेस और बीजेपी बाइपोलर सिस्टम ही रहा है। जहां तक लोकसभा सीट की बात है, सुरक्षित सीट है। आलोक शर्मा यहां पर, जो कि पूर्व में मेयर रहे हैं भोपाल के और उससे पहले पार्षद से उन्होंने शुरुआत की, बीजेपी के अलग अलग पदों पर रहे, प्रदेश उपाध्यक्ष रहे हैं, वो मैदान में है। शिवराज सिंह चौहान के काफी करीबी माने जाते हैं। उनके सामने है एडवोकेट अरुण श्रीवास्तव। कांग्रेस के लिए यहाँ के लिए नया नाम है, लेकिन कोशिश पूरी की है उन्होंने कि टक्कर दे सके। लेकिन बीजेपी का गढ़ माना जाता है भोपाल को और इसीलिए यहाँ पर आलोक शर्मा की, यानी यहाँ पर अभी भी ये मान रहे हैं आप कि भोपाल में बीजेपी मजबूत दिख रही है। आप सभी सहयोगियों का